हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली कुछ क्लासों में हमने क्या कर लिया बेटा, हमने IUPAC नामकरण ख़त्म कर लिया अपना पूरा का पूरा। अपन ने सामान्य नामकरण कार्बनिक यौगिकों का पूरा ख़त्म कर लिया। मैंने आपको बताया था 3 तरह के नामकरण के सिस्टम चलते हैं, एक IUPAC, एक सामान्य नामकरण, एक व्युत्पन्न नामकरण। ठीक है, तो अपन ने IUPAC और सामान्य नामकरण खत्म कर लिया बेटा। अब अपन व्युत्पन्न नामकरण की बात करेंगे। IUPAC नामकरण जो था बेटा, उसमें कुछ नियम चलते थे, कुछ सेट ऑफ नियम्स थे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और कोई दूसरी जगह बैठा हुआ है तो वो आराम से उसका नामकरण बिल्कुल सही कर सकता है, सही संरचना बना सकता है अगर नामकरण दिया हो तो। ठीक है, और वो उसमें वास्ट था, मतलब कितने ही नाम दे दो अपने को, कितने ही स्ट्रक्चर दे दो, कैसी संरचना दे दो, हम नाम लिख देंगे। लेकिन सामान्य नामकरण और जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ व्युत्पन्न नामकरण, उसमें लिमिटेशन है बेटा, हमें याद रखना पड़ेगा चीज़ों को, और ज़्यादा याद करने की हम ह्यूमंस की आदत नहीं होती। ठीक है, तो सामान्य नामकरण और व्युत्पन्न नामकरण को इतनी इज्जत नहीं मिल पाई, इसीलिए IUPAC नामकरण आया था। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। आजकल क्या है, JEE नीट वाले जो है पूछ रहे हैं, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा व्युत्पन्न नामकरण भी। तो आज हम लोग जो हेडिंग लगाएंगे वो क्या लगाएंगे बेटा, कार्बनिक यौगिकों का व्युत्पन्न नामकरण लिख लो या नाम पद्धति लिख लो, एक ही बात है। ठीक है ना, कार्बनिक यौगिकों का व्युत्पन्न नामकरण। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे सारी की सारी। हमारा पूरा फोकस व्युत्पन्न नामकरण पे होगा। ठीक है, हो सकता है ये हमारा IUPAC का लास्ट लेक्चर हो, है ना। अगर पूरा खत्म हो जाएगा इसी लेक्चर में तो अपन देख लेते हैं व्युत्पन्न नामकरण के बारे में। ठीक है, व्युत्पन्न नामकरण की बात कर रहा हूँ बेटा, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए, एक चीज़ें पता होनी चाहिए हमें कि कैसे व्युत्पन्न नामकरण करेंगे। नाम से पता चल रहा है व्युत्पन्न, एक ऐसी प्रजाति लेनी पड़ेगी जिससे हम चीज़ों को व्युत्पन्न करेंगे। जैसे अपन ने हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यौगिक की बात करी थी, तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन था, तो उस हाइड्रोकार्बन के सापेक्ष अपन ने हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाए, और दूसरे तरीके के हाइड्रोकार्बन से अपन ने दूसरे यौगिकों को उत्पन्न किया, उनको अपन ने हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यौगिक बोला। तो हमें कुछ स्पेशल प्रजाति मिल जाए जिसके सापेक्ष अपन चीज़ें लगाते जाएं और उससे नए नए यौगिक बनाते जाएं, तो उसको क्या बोल देंगे कि भैया ये यौगिक इससे व्युत्पन्न हुआ है या ये इससे उत्पन्न हुआ है, तो उसका नामकरण सीखना है। तो उसके लिए बेटा अपने पास एक टेबल है, उस टेबल को पहले सीखेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, खूब सारे एग्जाम्पल्स, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद हमें कॉन्फिडेंस जाता है। तो सबसे पहले तो वही क्रम संख्या लिखेंगे, लाइन खींच लेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो नाम है केवल फैमिलीज का। जैसे एल्केन हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, उसका नाम लिखने के लिए मैं उसको समजातीय श्रेणी लिख लेता हूँ। फिर समजातीय श्रेणी के बाद जो हमारा आएगा वो आएगा व्युत्पन्न नाम, कि भैया उस श्रेणी का व्युत्पन्न नाम क्या होगा। और व्युत्पन्न नाम के बाद समूह की संरचना, हमें ये देखना है किससे व्युत्पन्न करेंगे अपन, मिनिमम आइटम क्या चाहिए अपन को जिससे हम लोग उस चीज़ को व्युत्पन्न कर सकते हैं, उससे हम यौगिकों को उत्पन्न कर सकते हैं, वो चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, तो बढ़िया से ये टेबल बना लें आप। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन एल्केन लेंगे, एल्केन के बाद अपन क्या लेंगे बेटा, एल्कीन लेंगे, एल्कीन के बाद अपन क्या लेंगे, एल्काइन लेंगे, एल्काइन के बाद अपन क्या लेंगे बेटा, अपन लेंगे अल्कोहल, अल्कोहल के बाद अपन ले लेंगे बेटा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद अपन ले लेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले यहाँ तक की बात कर लेते हैं, फिर आगे और लिख लेंगे बेटा। पहले यहाँ तक की बात कर लेते हैं कि इसके लिए व्युत्पन्न नाम क्या होगा। तो अगर मैं एल्केन के व्युत्पन्न नाम की बात करूँ तो एल्केन का व्युत्पन्न नाम क्या होगा बेटा, मीथेन। क्या नाम होगा, मीथेन नाम होगा। एल्कीन की बात करूँ तो इसके लिए क्या नाम होगा, इथाइलीन। अगर एल्काइन की बात करूँ तो ये किससे व्युत्पन्न होंगे यौगिक, एसिटाइलिन से व्युत्पन्न करेंगे हम, इथाइलिन से व्युत्पन्न करेंगे हम एल्कीन के यौगिकों को। मिनिमम हमारे पास क्या है, मीथेन, मीथेन से हम उत्पन्न करेंगे नए नए यौगिक। अल्कोहल की बात करूँ तो अल्कोहल के लिए क्या यूज़ करेंगे बेटा, कार्बिनोल, कार्बिनोल से उत्पन्न करेंगे हम भिन्न भिन्न यौगिक। एल्डिहाइड की बात करूँ तो एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड मिनिमम यूनिट है, मिनिमम इकाई क्या है हमारी, एसिटल्डिहाइड वाली इकाई है, उससे अपन नए नए यौगिक उत्पन्न करेंगे एल्डिहाइड वाले। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है बेटा, एसिटिक एसिड, मिनिमम क्या है, एसिटिक एसिड। तो हमें ये जो संरचना लिखनी है, समूह की संरचना लिखनी है, वो एक मिनिमम इकाई है जिसके सापेक्ष हम चीज़ें लगाते जाएंगे और नए नए यौगिक उत्पन्न करते चले जाएंगे। तो अगर मैं एल्केन में बात करूँ
तो एल्केन की जो मिनिमम यूनिट है वो क्या है बेटा, कार्बन की 4 संयोजकता मुक्त होती है, 4 संयोजकता होती है, तो चारों संयोजकताओं को मुक्त कर दिया, मिनिमम एक कार्बन ले रहे हैं, उस कार्बन के सापेक्ष अपन चीज़ें बनाते जाएंगे, नए नए यौगिक बनाते जाएंगे, तो मिनिमम एक कार्बन चाहिए अपन को मीथेन के या एल्केन के नए नए यौगिक बनाने के लिए। अगर एल्कीन की बात करूं तो एल्कीन में अपन को मिनिमम ये चीज़ चाहिए, ये इकाई चाहिए, इसके सापेक्ष अपन नए नए यौगिक बना पाएंगे एल्कीन में। एल्काइन में बात करूं तो एल्काइन में मिनिमम हमें एसिटाइलिन यूनिट चाहिए, एसिटाइलिन यूनिट के सापेक्ष अपन नए नए यौगिक उत्पन्न कर पाएंगे। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल में मुझे कम से कम इतनी यूनिट चाहिए, इस कार्बन को मेरे को लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी कार्बन पे मैं नए नए कार्बन लगा पाऊंगा, तो इससे मैं नए नए यौगिकों को उत्पन्न कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने कार्बिनोल लिखा है, इस कार्बन को इज्जत दी है मैंने कार्ब लगा के, सीधे सीधे ऑल नहीं लिखा, कार्बन के लिए मैंने कार्ब शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। एसिटल्डिहाइड की बात करूं तो एसिटल्डिहाइड में मिनिमम मुझे इतना आइटम चाहिए, इस कार्बन पे मैं चीज़ें जोड़ता जाऊंगा, नए नए यौगिक बनते जाएंगे। अगर मैं एसिड की बात करूं तो एसिड में मिनिमम मेरे को ये इकाई चाहिए, यहाँ तक दिखता है आप लोग को, यहाँ तक दिखता है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन देखेंगे कि ये जो है, ये मैंने संरचनाएं जो लिखी हैं, ये मिनिमम यूनिट है, मिनिमम इकाई है, न्यूनतम इतनी इकाई के सापेक्षी में नए नए यौगिक उत्पन्न कर पाऊंगा। जैसे मुझे एल्केन का यौगिक उत्पन्न करना है तो मिनिमम एक कार्बन को देखूंगा, उसके सापेक्ष क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, उसके हिसाब से उसका नाम लिख दूंगा, ठीक है। एल्कीन में ये वाली यूनिट के सापेक्ष लिखूंगा, एल्काइन में इस यूनिट के सापेक्ष। ध्यान रहे जितने भी आपके क्रियात्मक समूह वाले यौगिक आ रहे हैं उसमें सब में एक एक कार्बन अपने को एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, इसीलिए मैंने 2 कार्बन के लिए एसिड शब्द का प्रयोग किया है। एसिड में भी मैंने 2 कार्बन के लिए एसिड शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि मैं उस कार्बन के सापेक्ष चीज़ों को बढ़ाता जाऊंगा, उससे नए नए यौगिक उत्पन्न करता चला जाऊंगा। बात समझ में आ रही है। जिस तरह से अपन सफिक्स लिखा करते थे, जैसे मान लो अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ओइक एसिड लिखा करते थे, या सामान्य नामकरण में इक एसिड लिखा करते थे। अब यहाँ पर जो सफिक्स होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, जो अनुलग्न लिखा जाएगा, वो कम से कम क्या लिखा जाएगा, एसिटिक एसिड। बाकी के जो अल्काइल समूह होंगे उसका नाम लिख देंगे। मिनिमम एसिटिक एसिड जो लिखना पड़ेगा हमें, वो क्या है, अनुलग्न है। अल्डिहाइड के लिए एसिटल्डिहाइड हमारे लिए अनुलग्न है। अगर अपन बात करें एल्केन के लिए तो मीथेन हमारे लिए अनुलग्न है, इथाइलिन हमारे लिए अनुलग्न है। सबसे पीछे लगने वाली यूनिट है, मिनिमम ये तो आएगा ही आएगा। आपको याद होगा यार, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे एच लगाता था तो एसिटाइलिन बोलता था, ठीक है। अब इधर मैं कोई भी ग्रुप को जोड़ दूंगा, मान लो मैंने CH3 जोड़ दिया तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, और पीछे क्या लगा दूंगा, एसिटाइलिन। अल्काइल समूह जोड़ना है, अल्काइल समूह का नाम लिख देना सीधे सीधे। बात समझ में आती है आपको, सिंपल है कि नहीं है। ये मैंने 6 लिखे हैं अभी, ठीक है। यहीं पे मैं यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे आप पोज करके नोट डाउन कर लो। 3 और लिख देता हूँ आपके लिए, है ना। अपन 9 यूनिट्स का व्युत्पन्न नामकरण सीखेंगे और क्या करेंगे बेटा, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से अपने को सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो 7वें नंबर पे जो है हमारे लिए वो क्या है बेटा, 7वें नंबर पे है हमारे लिए एसिड हैलाइड। 8वें नंबर पे हमारे लिए क्या है बेटा, अमाइड। और 9वें नंबर पे हमारे लिए क्या है बेटा, कीटोन। इतना चीज़ें हमें सीखनी है। तो एसिड हैलाइड के लिए जो हम लोग यूज़ करेंगे बेटा, वो क्या लिखेंगे, कम से कम एसिटाइल हैलाइड व्युत्पन्न नाम। अमाइड के लिए क्या लिखेंगे बेटा, एसिड अमाइड। और कीटोन के लिए क्या लिखेंगे, मिनिमम एसीटोन। अब इसके जो समूह होने चाहिए, मिनिमम इकाई होनी चाहिए, वो कैसी दिखनी चाहिए बेटा, एसिटाइल हैलाइड के लिए COX, और एक कार्बन और लगाना पड़ेगा, इसके सापेक्ष में नए नए यौगिक उत्पन्न कर पाऊंगा। इतना आइटम तो रहना ही चाहिए, इसके सापेक्ष चीज़ें बढ़ाता चला जाऊंगा। अगर यहाँ पे मैंने 3 कुछ भी यौगिक जोड़ दिए तो उनको क्या लिखूंगा बेटा, अल्काइल समूह की तरह लिखूंगा, और इस पूरे के लिए क्या लिखूंगा, एसिटाइल हैलाइड लिखूंगा सफिक्स के रूप में। फिर एसिटामाइड की बात करूँ तो यहाँ पर CONH2 ये यूनिट होनी चाहिए बेटा। और एसीटोन की बात करूँ तो एसीटोन 3 कार्बन के लिए यूज़ करते थे, तो वो 3 कार्बन के लिए अपन एसीटोन इस तरह से यूज़ कर लेंगे। बात समझ में, अपन को इतना ही सीखना है बस, इससे ज़्यादा नहीं सीखना। व्युत्पन्न नामकरण इतना भी नहीं आता एग्जाम में, लेकिन मैं आपको जितना पढ़ा दूंगा मेरी गारंटी है उसके बाहर कुछ नहीं आएगा उसमें। बात समझ में आ गया? वो सिंपल सा। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करो। अब क्या करेंगे, बहुत सारे उदाहरण करेंगे और इस लेक्चर को ख़त्म कर देंगे, व्युत्पन्न नामकरण को ख़त्म कर देंगे, पूरा IUPAC अपना ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक नोट डाउन करो। चलो, आप लोगों ने बेटा ये लिख लिया होगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस टेबल के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। टेबल देख लो, क्या मिनिमम होना चाहिए वो देख लो। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे एग्जाम्पल्स आएंगे, ठीक है। तो आओ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं बेटा अपन। 1-2 एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ, आपको फिर आसानी होगी लिखने में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बेटा CH3
मैंने आपको बोला था जब भी एल्केन आएगा तो एल्केन के लिए मिनिमम यूनिट जो हमें चाहिए, मिनिमम इकाई जो चाहिए वो एक कार्बन की चाहिए। अब इस एक कार्बन के सापेक्ष मेरे को देखो, एक तरफ क्या लगा हुआ बेटा, मिथाइल और 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और इस एक कार्बन के लिए क्या लिखता हूँ मैं, मिथेन लिखता हूँ व्युत्पन्न नामकरण में। तो इस कार्बन से मिथेन से क्या जुड़ा हुआ है बेटा, मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, और पीछे क्या लगा दूंगा बेटा, मीथेन, मिथाइल मिथेन इसका नाम हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो अब आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी बेटा कि मिनिमम यूनिट, और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, हमें मिनिमम यूनिट ऐसी ढूंढनी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन जुड़े हो। तो यहाँ पर देखूंगा तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन किससे जुड़ा है बेटा, इससे जुड़ा है। तो इसके सापेक्ष में देखूंगा तो दोनों तरफ क्या आ रहा है बेटा, इथाइल आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, सॉरी मिथाइल आ रहा है, और पीछे क्या लिख दूंगा, मिथेन लिख दूंगा। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, डाई मेथिल मिथेन, इसका व्युत्पन्न नाम हो जाएगा। ठीक है, इसके सापेक्ष में देखा मैंने, अब मेरे लिए क्रियात्मक समूह एक तरह से ये हो गया, ऐसा समझ लो भाई। सफिक्स किसके लिए लिखते हैं, क्रियात्मक समूह के लिए, तो ये मेरे लिए क्रियात्मक समूह हो गया, और इसके सापेक्ष जो भी चीजें लगी हैं वो क्या हो गया, मेरे लिए प्रतिस्थापी हो गया। ठीक है ना। और देखो आप लोग ट्राई करोगे आपकी बात, ठीक है, सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा पहले सिंपल देता हूं, फिर थोड़ा सा चीजों को बढ़ाएंगे आगे। इन दो के नाम आप ट्राई करो, थर्ड और फोर्थ के। चलो, आपने तीसरा और चौथा ट्राई किया होगा बेटा, थर्ड और फोर्थ आपने ट्राई कर लिया होगा, तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा कार्बन किससे जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो इस कार्बन को तो मैं क्रियात्मक समूह मान लूंगा, और इससे जुड़े हुए को क्या मान लूंगा, प्रतिस्थापी। तो 3 प्रतिस्थापी जो हमारे लिए क्या जुड़े हुए हैं, मेथिल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो ऐसा नहीं है प्रतिस्थापी इसलिए बोल रहा हूँ, ये मेरी ट्रिक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक ट्रिक की तरह समझो इसको, कि ये क्रियात्मक समूह है, इससे जुड़े हुए प्रतिस्थापी मान लिए, होते नहीं है प्रतिस्थापी, अपन ने ट्रिक बना ली इसको। तो ट्राई मिथाइल, और पीछे क्या लगा देंगे बेटा, मीथेन लगा देंगे, ये इसका व्युत्पन्न नाम हो गया। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे ज्यादा कार्बन किससे जुड़े हैं, इस कार्बन से जुड़े हैं, तो इसके लिए तो मिथाइल लिखूंगा, बाकी सबके लिए अल्काइल वाले बात लिखूंगा। तो चारों क्या लिखे हुए हैं, मैथिल लिखे हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, टेट्रा मैथिल, और मीथेन इसका नाम हो जाएगा, टेट्रा मैथिल मिथेन इस चौथे वाले का नाम हो जाएगा। फिर फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एक बार आप खुद से ट्राई करो पोज करके। तो बेटा पांचवा आपने ट्राई किया होगा, तो पांचवे में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो इस वाले कार्बन के सापेक्ष अगर मैं बात करूं तो 2 तो मैथिल लगे हुए हैं और 2 एथिल लगे हुए हैं। तो डाई वाई का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हो उसमें, और नाम लिखते वक्त आप अल्फ़ाबेटिकल क्रम इस्तेमाल कर लो। तो डाई एथिल, फिर क्या लिख लूँगा बेटा, डाई मैथिल, डाई एथिल, डाई मैथिल, और पीछे क्या लगा दूंगा बेटा, मिथेन, डाइएथिल डाइमेथिल मिथेन इसका नाम हो जाएगा। कौन सा नामकरण कर रहे हैं बेटा अपन, व्युत्पन्न नामकरण कर रहे हैं, सामान्य नामकरण से बिल्कुल अलग है, आईयूपीएसी नामकरण से बिल्कुल अलग है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आईयूपीएसी नामकरण में याद करो नंबरिंग करते थे, अंकन करते थे, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते थे, एक सेट ऑफ रूल था। सामान्य नामकरण में एल्केन के नामकरण में आइसो नियो ये सब इस्तेमाल करते थे। व्युत्पन्न में अपन मिनिमम एक इकाई ढूंढ रहे हैं, व्युत्पन्न नामकरण फिर भी सामान्य नामकरण से आसान पड़ता है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, सामान्य नामकरण में तो फिर भी याद करने वाली चीज़ें होती है, इसमें याद करने वाला इतना कुछ नहीं है। अब अगर मैं 6 नंबर वाली बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कार्बन इस वाले से जुड़े हुए हैं, इससे 3 तो मैथिल समूह जुड़े हुए हैं और एक ये समूह जुड़ा हुआ है बेटा, ये समूह क्या होता है, आइसोप्रोपिल। इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, ट्राइमेथिल आइसोप्रोपिल, और पीछे क्या लिख दूंगा बेटा, मीथेन, ट्राइमेथिल आइसोप्रोपिल मीथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें एल्कीन वाले की बात करें बेटा, तो एल्कीन वाले में हम लोग देखेंगे तो एल्कीन में मिनिमम इकाई क्या है बेटा, हमारी ये मिनिमम इकाई है। इससे जुड़ी हुई चीज़ों को अपन अल्काइल समूह की तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 तो एच लगे हुए हैं, यानी कि अल्काइल केवल एक है, वो क्या है, मैथिल। और मैथिल के बाद क्या लगा देंगे, इसके लिए क्या लिखते थे बेटा, इथिलीन। तो मैथिल इथिलीन इसका नाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको।
7 एग्जाम्पल लिखे बेटा। अब मैं उधर जा रहा हूँ, उधर एग्जाम्पल्स लिखूंगा बहुत सारे। तो यहाँ पर देखो आप, इधर मिटा देते हैं। चलो 8वें नंबर का एग्जाम्पल देखो बेटा। 8वें नंबर का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H लिखा। 9th नंबर का एग्जाम्पल देखो। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H लिखा। 10th वाला देखो, यहाँ पर CH3, यहाँ CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर H लिखा। हल्का हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, हल्का हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, लेकिन इससे बहुत तगड़े लॉजिक निकलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा तगड़े लॉजिक निकलने वाले हैं। हल्के से चेंजेस से ही बहुत सारे तगड़े लॉजिक निकलेंगे बेटा। अभी देखते हैं अपन कैसे। सारा खेल प्रैक्टिस का है। जितनी ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे ना यार, उतने ज़्यादा अपने नंबर आने के चांसेस हैं। सीधी सी बात कहता हूँ मैं तो। पहले इतने एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। अगर मैं 8 और 9 की बात करूँ बेटा आपसे, तो आप 8 और 9 को जब घूर के देखोगे तो इसका नाम भी आपको क्या लिखने में आएगा, डाइमेथिल इथिलीन। और इसका नाम भी क्या लिखने में आएगा, डाइमेथिल इथिलीन। तो आप लिख दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका नाम भी लिख दो डाइमेथिल इथिलीन और इसका नाम भी लिख दो डाइमेथिल इथिलीन, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ मुझे बता दो यार, दोनों के दोनों कैसे अलग अलग हैं यार? दोनों के दोनों यौगिक अलग अलग है, संरचनाएं भिन्न है। क्या दोनों का नाम सेम हो सकता है? कि अगर आप इन दोनों का IUPAC नामकरण करते तो अलग आता कि नहीं आता? इतनी सी बात बता दो। अगर दोनों का IUPAC नामकरण अलग आता तो व्युत्पन्न नामकरण भी अलग होगा। हुए तो व्युत्पन्न इसी यूनिट से हैं, इसी इकाई से ये व्युत्पन्न हुए हैं, लेकिन यार फर्क तो है ना यार। यहाँ पे 2 मिथाइल अलग अलग कार्बन पे जुड़े हैं, यहाँ पे 2 मिथाइल एक ही कार्बन पे जुड़े हैं। दोनों का नाम आप डाइमेथिल एथिलीन तो लिख नहीं सकते। तो इसके लिए एक सिस्टम दिया। इसके लिए क्या सिस्टम दिया कि ये जो 2 मिथाइल लगे हुए हैं, जब मैं इस एल्कीन को बीच में से काटूंगा तो दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल सममिति पे लगे हुए हैं। तो इसके आगे क्या लगा देता हूँ बेटा, सिमेट्रिकल। क्या लगा देंगे, सिमेट्रिकल डाइमेथिल इथिलीन। और ये क्योंकि एक ही कार्बन पर लगे हुए हैं, एक तरफ ज़्यादा झुकाव आ गया बेटा, तो ये कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। जब दोनों कार्बन पे बराबर वाली चीज़ें लगी हो तो सिमेट्रिकल की बात करेंगे। एक ही कार्बन पे दोनों वाली बात लगी हो, दोनों सेम चीज़ें लगी हो तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा ये। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ सिमेट्री अनसिमेट्री की बात ही नहीं है बेटा, क्योंकि 3 मिथाइल को मैं कैसे भी लगा दूँ, 3 संयोजकता पे तो 3 मिथाइल आएगा ही आएगा। तो सिमेट्री अनसिमेट्री की बात ही नहीं है, 2 एक तरफ आएंगे, एक तरफ आएगा। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो बेटा, सीधे सीधे लिख सकते हो ट्राइमेथिल इथिलीन। क्या लिख सकते हो आप, ट्राइमेथिल इथिलीन इस यूनिट के सापेक्ष। फिर 11, 12, 13 एक बार आप पोज करके ट्राई करो, अब आपको भी आ जाएगा। 11, 12, 13 में कुछ भी नहीं है। तो 11 वाला आपने ट्राई किया होगा यार। 11 वाले में आपने यहाँ पे देखा होगा, ये इथिलीन के सापेक्ष देखा होगा। तो सारे के सारा मैथिल है, किधर भी लगा दो ऐसे ही लगेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो टेट्रामेथिल इथिलीन इसका नाम हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे तो इसमें भी कोई चारा नहीं है, एक एथिल है, बाकी के 3 मैथिल है। आप कैसे भी जुगाड़ लगा लो, इसी तरीके से लगेंगे। आप चाहे इस इथाइल को उठा के यहाँ लगा लो, तब भी 3 मैथिल ऐसे रहेंगे। कैसे भी जुगाड़ कर लो, तो इसके भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले एथिल लिख दो, फिर ट्राई मैथिल लिख दो और पीछे इथिलीन लिख दो। इथिलीन से ये व्युत्पन्न हुए हैं और इथिलीन पे क्या लगा हुआ है, एक एथिल लगा हुआ है और 3 मैथिल लगे हुए हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूँ 13 नंबर की, तो इसके सापेक्ष में देखूंगा तो दोनों इथाइल कैसे लगे हुए हैं और दोनों मिथाइल कैसे लगे हुए हैं बेटा, अलग अलग कार्बन पे लगे हुए हैं। यानी कि यहाँ पे सम्मिति आ रही है। एक ही कार्बन पे दोनों एथिल और दोनों मेथिल लग जाते तो वो असम्मित हो जाता। तो ये सम्मित है, तो बेटा सम्मित के लिए क्या यूज करते हैं, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का शब्द यूज किया, सिमेट्रिकल डाइएथिल लिख दो, डाइमेथिल लिख दो और पीछे क्या चिपका दो बेटा, इथिलीन।
दोनों के दोनों कैसे हैं, एक के लिए भी अगर आपने सिमेट्रिकल लिख दिया तो ऑब्वियस सी बात है जो डाइमेथिल है वो भी सिमेट्री में आ रहे होंगे, तो एक बार सिमेट्रिकल लिखने से भी काम चल जाएगा। सिमेट्रिकल डाइएथिल डाइमेथिल इथिलीन इसका नाम हो जाएगा। अब चाहे मैं मैथिल की जगह में यहाँ आइसोप्रोपिल लगा दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल डाइएथिल है, एक बार मैथिल लिख दूंगा, एक बार आइसोप्रोपिल लिख दूंगा, इथिलीन लिख दूंगा, तब भी वही की वही बात आएगी बेटा। सिमेट्रिकल कौन है, एथिल है, उसके आगे अपन ने सिमेट्री लिख दिया, सिंपल है कि नहीं है। सिमेट्रिकल है, अगर दोनों एथिल एक ही कार्बन पे लगे होते तो उसको क्या बोलता मैं, अनसिमेट्रिकल बोलता बेटा, असम्मित बोलता। ये कैसा है, सम्मित है, तो सम्मित डाइएथिल डाइमेथिल इथिलीन इसका नाम है। अगर आप असम्मित की बात करते तो दोनों एथिल एक ही पे आ जाते हैं। तो इस तरह से एल्कीन वाले आपसे डिफरेंट वैरायटी के सवाल हो सकते थे। और अब अपन देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, एल्काइन वाला एग्जाम्पल्स। तो एल्काइन वाले, अब नेक्स्ट अपन एल्काइन वाले देखेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ सारा खेल प्रैक्टिस का है, डिफरेंट वैरायटी के सवाल देखते जाओ और आंसर पाते जाओ। अभी अपन सिंपल एल्केन एल्कीन एल्काइन की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अपन किसकी बात करेंगे बेटा, अल्कोहल वाले या जो दूसरे क्रियात्मक समूह एसिड वगैरह, एसिड एलाइड, उनकी बात करेंगे, ठीक है। आप खुद लिखो यार, इसमें आपको खुद को लिखना है, अब इसमें समझाने की इतनी आवश्यकता नहीं है मेरे को। एल्काइन वाले में खुद से ट्राई करो एक बार, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा ही सही। हाँ तो आप बताओगे तो फिर हम क्यों करें, मत करो यार, मेरा कहीं जा रहा, तुम्हारी मर्जी है यार, करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, अपन तो पढ़ाने आए हैं। कोई लप्पड़ तो मार नहीं सकता मैं तुम्हारे उधर आके, अलाउ भी नहीं है आजकल, ज़्यादा भारी हो गई गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखूंगा तो ये मिनिमम यूनिट हमारी एल्काइन है यार, मिनिमम यूनिट एल्काइन है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मैथिल। मैथिल के बाद क्या लगा दूंगा बेटा, एसिटिलीन, उसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल एसिटिलीन नाम हो जाएगा। फिर हमारी मिनिमम यूनिट ये होनी चाहिए बेटा, तो इसके सापेक्ष में देखूंगा तो 2 मैथिल लगे हुए हैं। अब ये एक ही तरफ तो आ नहीं सकते, इसलिए सम्मित असम्मित की बात एल्काइन में होगी नहीं। केवल किस में हो रही थी बेटा, सम्मित असम्मित की बात एल्कीन में हो रही थी। एल्काइन में तो वैसे ही एक संयोजकता मुक्त होती है, तो आजू बाजू ही लगेंगे, सोचने वाली बात ही नहीं है। तो नाम क्या हो जाएगा, डाइमेथिल एसिटिलीन इसका नाम हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस एल्काइन के सापेक्ष देखूंगा तो एक तरफ एथिल आ रहा है, एक तरफ मेथिल आ रहा है। नाम लिखते वक्त आप अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लिख दो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो एथिल मेथिल और पीछे क्या लगा दूंगा, एसिटिलीन, क्योंकि एसिटिलीन तो हमारे लिए एक तरह से क्रियात्मक समूह की तरह व्यवहार कर रहा है, तो अपन उसको सफिक्स के रूप में लिख देंगे, अनुलग्न के रूप में लिख देंगे। फिर यहाँ पे इसके सापेक्ष देखूंगा तो एक यूनिट तो ये आ रही है बेटा और एक यूनिट ये आ रही है, इसका नाम आइसोप्रोपिल है और इसके नाम क्या है बेटा, नियोपेंटिल है। तो आइसोप्रोपिल लिख दो पहले, तो आइसोप्रोपिल, और दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है बेटा, नियोपेंटिल। आइसोप्रोपिल नियोपेंटिल और पीछे क्या लगा दोगे, एसिटिलीन। आइसोप्रोपिल नियोपेंटिल एसिटिलीन इस यौगिक का नाम हो जाएगा। कौन सा नाम है बेटा, व्युत्पन्न नाम है, सामान्य नाम नहीं है, आयुपेशी नाम नहीं है, व्युत्पन्न नाम है। इस एसिटिलीन से अपन ने इस यौगिक को व्युत्पन्न किया है इस अल्काइल समूह को लगाते हुए। ये अल्काइन आपका हो जाता है बेटा। अब आप कुछ भी खेल लो, इधर उधर कुछ भी ग्रुप लगा लो, आपकी मर्जी पड़े जो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस तरीके से आप उसका नाम लिख सकते हो। तो आगे मूव करते हैं बेटा अपन, आगे अपन अब क्रियात्मक समूह को देखते हैं। जैसे अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं, अल्कोहल को देखेंगे। अल्कोहल में मिनिमम हमारे पास ये यूनिट होती है, आपको पता है। यहाँ पे इसके सापेक्ष में चीज़ें लगा सकता हूँ, तो एक मैंने यहाँ पे CH3, यहाँ पे H लगा दिया, तो ये मेरी मिनिमम यूनिट है। इस यूनिट के सापेक्ष देखूंगा कि कौन सा एल्किल समूह आया है, तो इस यूनिट के सापेक्ष देखूंगा तो केवल एक मेरा समूह आया है, वो क्या है, मैथिल। तो क्या नाम हो जाएगा बेटा, मैथिल कार्बिनोल। अब जैसे आप यार, इसमें कुछ है ही नहीं ना यार, जैसे आप मीथेन में बात करते थे तो इस पूरे COH को मीथेन से रिप्लेस कर दो, कार्बन से रिप्लेस कर दो, तो ये नाम क्या हो जाता था, मैथिल मीथेन। अगर इसको मैं पूरे यूनिट को C डबल बॉन्ड C से ही रिप्लेस कर दूं तो नाम क्या हो जाएगा, मैथिल इथिलीन। इसको C ट्रिपल बॉन्ड C से कर दूं तो मैथिल एसिटिलीन। यहाँ पे मैंने COH लिख दिया तो कार्बिनोल आ गया। बहुत सिंपल होता है व्युत्पन्न नामकरण, एकदम सिंपल सा है। केवल एक एल्कीन वाले में थोड़ी सी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वाली बात आती है, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बाकी तो सिंपल सा चल रहा है, ठीक है। अब आप लोग ट्राई करो खुद से। सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतनी ही कम दिक्कतें आएंगी। सवाल आपका देखा हुआ होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका देखा हुआ होना चाहिए,
बाकी तो फिर खुदा ही है। कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए। सेम एग्जांपल ऐसा नहीं है कि उठ के आ जाता हो, कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए बस। कॉन्सेप्ट सारे पढ़ के जाएंगे अपन यहाँ पे। चलो, अगर अपन बात करें 19 और 20 की, तो आप पोज करके ट्राई करो। तो आपने देखा होगा बेटा यहाँ पर ये हमारी इकाई है, न्यूनतम इकाई ये है। इसके सापेक्ष देखूंगा तो 2 मैथिल लगे हुए हैं, एक एथिल लगा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा एथिल, फिर डाइमेथिल, और पीछे क्या चिपका दूंगा बेटा कार्बिनोल। एथिल मैथिल और पीछे क्या लिखा दूंगा कार्बिनोल। फिर यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे न्यूनतम इकाई ये है, इसके सापेक्ष में देखूंगा एक मैथिल लगा, एक एथिल लगा और एक आइसोप्रोपिल लगा। एक मैथिल लगा, एक एथिल लगा, एक आइसोप्रोपिल लगा है, तो नाम क्या लिखूंगा बेटा एथिल को सबसे पहले लिख दूंगा, फिर आइसोप्रोपिल को लिख दूंगा, फिर किसको लिख दूंगा मैथिल को लिख दूंगा। ठीक है, आप ऐसे परेशान मत होना कि कहीं पे मैथिल पहले लिख दिया आइसोप्रोपिल बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एथिल, आइसोप्रोपिल, मैथिल, ये तीनों एल्काइल समूह का नाम लिख दिया, पीछे क्या चिपका दूंगा बेटा, पीछे कार्बिनोल चिपका दूंगा। अब की बार हमारे क्रियात्मक समूह का नाम क्या है, कार्बिनोल है, बाकी के समूह क्या है, अल्काइल है। जैसे अपन सामान्य नामकरण पढ़ रहे थे उसमें अल्काइल हैलाइड लिख रहे थे, अल्काइल अल्कोहल लिख रहे थे, अब की बात क्या लिख रहे हैं, अल्काइल कार्बिनोल लिख रहे हैं, अल्काइल एसिटिलीन लिख रहे हैं, अल्काइल इथिलीन लिख रहे हैं। वही व्युत्पन्न नामकरण है, बस सिंपल सा है। फिर अगर अपन 21 नंबर की बात करें, आपने पोस्ट करके ट्राई किया क्या इसको, तो यहाँ पर ये हमारी न्यूनतम इकाई है। न्यूनतम इकाई के सापेक्ष देखूंगा तो एक विनाइल लगा हुआ है, एक एसिटिलीन लगा हुआ है, एक इथाइल लगा हुआ है। ये नहीं भूलना अपने को, विनाइल, एसिटिलीन, इथाइल वो सब तो वैसे ही चलेगा। सबसे पहले किसको लिखूंगा बेटा, एसिटिलीन को। सर लेकिन हमें ये भी तो क्रियात्मक समूह हो सकते हैं। इन तीनों क्रियात्मक समूह में से सबसे भयंकर वाला कौन सा है, सबसे मुख्य वाला कौन सा है, अल्कोहल है बेटा, तो अल्कोहल को इज्जत मिलेगी यहाँ पे। तो एसिटिलीन लिखा, फिर यहाँ पे विनाइल है, इथाइल है, तो इथाइल को पहले लिख देता हूँ, फिर विनाइल को लिख दूंगा बेटा। एसिटिलीन हो गया, इथाइल हो गया, विनाइल हो गया, और पीछे क्या चिपकाना अपने को, कार्बिनोल चिपकाना है। सिंपल है कि नहीं है? यहां तक आप नोट डाउन करो, फिर अगला सेट देते हैं अपन। चलो, यहाँ पे बेटा अपन ने 21 तक एग्जाम्पल कर लिए। एक एग्जाम्पल यहीं पे करा देता हूँ मैं 22 नंबर का आपको। यहाँ पे देखो आप बेटा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे COH, यहाँ पे मैं आपकी बात CH2 और Br लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं CH3 लगा देता हूँ और यहाँ पर CH3 लगा देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसका व्युत्पन्न नामकरण बताओ, तो आप क्या करोगे, इसको तो न्यूनतम इकाई मान लोगे, फिर आप पोज कर लोगे और ट्राई करोगे। ट्राई करो, तो आपने ट्राई किया होगा। तो अब इस तरह के नामकरण में ब्रोमो आ गया, और सर इसका तो हमें पता ही नहीं कैसे करते हैं। तो ये हमारे लिए क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह है। तो ये अल्फा स्थिति हो गई, ये बीटा। मैंने आपको कितनी बार समझाया, सामान्य नामकरण और व्युत्पन्न नामकरण में कोई अंकन नहीं करेंगे, अल्फा बीटा का प्रयोग करेंगे। नाम क्या हो जाएगा बेटा, जब नाम लिखूंगा तो नाम हो जाएगा आपका बीटा, पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, और किस पे लगा हुआ है, वो एथिल पे। तो बीटा ब्रोमो एथिल, तो इसका नाम हो गया। और ये क्या लिखे हुए हैं, 2 मैथिल लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा बेटा, डाइमेथिल, और पीछे क्या चिपका दूंगा, कार्बिनोल। बीटा ब्रोमो एथिल डाइमेथिल कार्बिनोल। बात समझ में आती है? ठीक है, आओ उधर चलते हैं बेटा और एग्जांपल्स देखते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको कार्बिनोल वार्बिनोल तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं अपन, एसिड के ऊपर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। एसिड के बारे में बताना है आपको कि एसिड का नाम क्या होगा, है ना। खुद से ट्राई करना है, पीछे एसिटिक एसिड लगा देना है बस। आपको ये ढूंढना है कि यहाँ पे न्यूनतम इकाई क्या है। अब मैं नहीं बताऊंगा यार बार बार, आपको खुद को ढूंढना है। खुद से ट्राई करो।
चलो 27 एग्जाम्पल हो गए। 23 वाला आपने ट्राई किया होगा बेटा पोज करके, तो आपने मिनिमम यूनिट जो है वो ये वाली चुनी होगी। हमारी न्यूनतम यूनिट ये होती है, मैंने आपको एसिटिक एसिड के दौरान सिखा दी थी जब टेबल बनाई थी उसमें। तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, एक कार्बन का अपने पास एल्गिल समूह लगा है जिसको अपन मिथाइल से लिखेंगे, और पीछे इस पूरे क्रियात्मक समूह के लिए मिथाइल एसिटिक एसिड चिपका देंगे। अब मान लो मैंने यहाँ पे OH की जगह H लगाया होता तो क्या नाम हो जाता, मिथाइल एसिटल्डिहाइड हो जाता। NH2 लगाया होता तो एसिड अमाइड हो जाता। एसिटाइल मान लो क्लोराइड लगाया होता तो एसिटाइल क्लोराइड हो जाता। क्या फर्क पड़ रहा है, OH की जगह H लगा लो, H की जगह NH2 लगा लो, NH2 की जगह Cl लगा लो, टाइम बचाओ यार। ठीक है, वही सारे एग्जाम्पल रिपीट से हैं। फिर यहाँ पर ये हमारी न्यूनतम इकाई है, इसके सापेक्ष में देखूंगा तो एक तो विनाइल लगा हुआ है, 2 मेथिल लगे हुए हैं, तो डाईमेथिल लिखूंगा पहले तो, और फिर विनाइल लिखूंगा। डाईमेथिल हो गया, विनाइल हो गया, किस पे चिपका हुआ है, एसिटिक एसिड पे चिपका हुआ है। किस पे चिपका हुआ है, एसिटिक एसिड पे चिपका हुआ है। फिर यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो बेटा ये वाला जो है, अब की बार ध्यान से देखो, ये अल्डिहाइड वाला है, तो यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे एथिल लगा, मेथिल लगा, वेनिल लगा है, तो एथिल को सबसे पहले चिपका दूंगा, फिर मेथिल लिख दूंगा, फिर अगला क्या लिख दूंगा बेटा, विनाइल लिख दूंगा। तो इथाइल मिथाइल विनाइल, ये तो हमारे अल्काइल समूह हो गए। और बेटा इसके लिए क्या लिखते हैं, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अगर यहाँ पे OH होता पीछे की तरफ तो एसिटिक एसिड लिख देता, NH2 होता तो एसिटामाइड लिख देता। बात समझ में आती क्या, सिंपल से। 26-27 पोस्ट करके ट्राई करो। तो 26 वाला आपने ट्राई किया होगा तो ये आपकी न्यूनतम इकाई आएगी। अगर आपने गलती करोगे तो फिर आंसर गलत आएगा। अगर आप CuNH2 को न्यूनतम इकाई मान लोगे, गलत। उससे अपन व्युत्पन्न ही नहीं कर सकते नए यौगिक। व्युत्पन्न करने के लिए हमें एक कार्बन को एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, और एक कार्बन को लेना पड़ेगा तो एथिल लगाए, एसिटिलीन लगाए, मेथिल लगाए, तो बेटा सबसे पहले किसको लिखेंगे, एसिटिलीन को लिखेंगे। फिर किसको लिखेंगे बेटा, इथाइल को लिखेंगे। फिर किसको लिखेंगे, मिथाइल को लिखेंगे। और एंड में क्या चिपका देंगे बेटा, एसिट अमाइड, क्योंकि 2 कार्बन आ रहे हैं और 2 कार्बन में कार्बन रखने वाला क्रियात्मक समूह साथ में आ रहा है, इसलिए एसिड का प्रयोग करा है और पीछे अमाइड लगा दिया। फिर अगर 27 नंबर की बात करूं तो 27 नंबर पे ये पूरी यूनिट जो है ये हमारी न्यूनतम यूनिट होगी। इससे यौगिकों का व्युत्पन्न होगा। 2 मेथिल लगे, एथिल लगा है, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, एथिल, पीछे डाईमेथिल, एथिल आ गया, 2 मेथिल आ गए, और 2 कार्बन का बेटा तो एसिड, और पीछे आइल ब्रोमाइड। एसिटाइल हैलाइड यूज़ करते थे, अब की बार ब्रोमियो लगा है तो पीछे ब्रोमाइड लिख दूंगा, तो एसिटाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। बात समझ में आती है क्या आप लोग को, ठीक है, सिंपल है कि नहीं है। 27 एग्जाम्पल्स मैंने आपको करा दिए हैं। अब 27 के बाद अपन का बच रहा है कीटोन वाला पार्ट। तो कीटोन वाले पार्ट के एग्जाम्पल करते हैं। जिस तरह से बेटा एल्कीन वाले में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात हुई थी, उसी तरह से कीटोन वाले में भी सम्मित और असम्मित वाली बात करेंगे अपन, ठीक है ना। पहले तो आप फटाफट से उस टेबल को देख लो जिसमें मैंने आपको लिखाया था कीटोन में मिनिमम यूनिट क्या है, 3 कार्बन की यूनिट थी, उसके सापेक्ष अपन बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से मैं कीटोन वाला चालू करूँगा बेटा। तो कीटोन वाला चालू करते हैं, थोड़ा सा और बढ़िया से मिटा देते हैं इसको। (28) ये मैंने कीटोन लिया बेटा। मिनिमम यूनिट अगर मैं आपसे पूछूं इसमें मिनिमम यूनिट क्या है, मिनिमम यूनिट बेटा अपन की ये पूरी आ जाएगी। अपन ने बोला था कि इस कार्बन पे क्या जुड़े हुए हैं, इस कार्बन पे क्या जुड़े हुए हैं, उसके सापेक्ष में बात करी थी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, मैथिल लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ है, इस एसीटोन पे लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो गया, मैथिल एसीटोन इसका नाम हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोग को, ठीक है। फिर 29 नंबर वाला, अब आपको करना खुद को है ना, दिमाग लगाओ और करते जाओ। थोड़े से कीटोन में अच्छी वैरायटी के सवाल बन जाते हैं, तो वो अच्छी वैरायटी के सवाल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कीटोन की प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं अपन। आप खुद ट्राई करो यार।
पहले इतने करते हैं। तो आपने इसको ट्राई किया होगा बेटा, मिनिमम यूनिट आपने इसको मानी होगी, और मिनिमम यूनिट आपने इसको मान ली होगी, उसमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन अब ये दोनों मेथिल इसके आजू बाजू में लिखे हुए हैं, ऐसा भी तो हो सकता था दोनों मेथिल एक ही साइड लिखे हो। अब आजू बाजू में लिखे हुए हैं तो इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, सिमेट्रिकल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, सिमेट्रिकल। बीच में से काटूंगा तो दोनों मेथिल दिख जाएंगे अपने को। लेकिन अगर मैं इसी मेथिल को इधर चिपका देता तो अनसिमेट्रिकल हो जाता, वो एक तरफ झुकाव ज़्यादा आ जाता बेटा। अभी दोनों तरफ बराबर झुकाव है, सिमेट्रिकल लिखूंगा, और सिमेट्रिकल के आगे क्या लिखूंगा, डाइमेथिल, और पूरी यूनिट का नाम क्या है बेटा, एसीटोन नाम है। तो सिमेट्रिकल डाइमेथिल एसीटोन इसका नाम हो गया। अब देखो यहाँ पे दूसरी यूनिट देखो आप, इसमें क्या है, एक ही तरफ दोनों मेथिल लगा दिए मैंने, तो एक ही तरफ दोनों मेथिल लगाए तो उस केस में अपन को अनसिमेट्रिकल लिखना पड़ेगा आगे, और अनसिमेट्रिकल लिख के बेटा इसका नाम लिखेंगे अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल एसीटोन। जो अभी मैं ऊपर बात कर रहा था आपसे, उसी का मैंने नीचे एग्जाम्पल ठोक दिया। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, दोनों मिथाइल आजू बाजू लगाए तो सिमेट्रिकल, एक ही पे लगा दिए तो अनसिमेट्रिकल। जैसे इथिलीन वाला केस कर रहे थे, नहीं आया ना समझ में, तो सिंपल क्या करो, इस पूरी यूनिट को C डबल बॉन्ड C से रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दो, C डबल बॉन्ड C से रिप्लेस कर दो, तो दोनों CH3 एक तरफ, तो ऐसे अनसिमेट्रिकल और ये सिमेट्रिकल हो गया। 31, 32, 33 पोज करके ट्राई करो। तो 31 वाले में आपने देखा होगा कि आपने यहाँ पर बात करें तो ये हमारी न्यूनतम इकाई है, और यहाँ पे 4 तो मेथिल लगे, एक एथिल लगा। आप कैसी ही कोशिश कर लो, 4 मेथिल कैसे लगेंगे बेटा, इसी तरीके से लगेंगे। बात समझ में आ रही है। तो 4 मेथिल ऐसे लगे हुए हैं, एक एथिल लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो एथिल लिख दिया। फिर क्या लिख सकते हैं बेटा, टेट्रा मेथिल लिख सकते हैं, और क्या लिख देंगे, एसीटोन लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एथिल टेट्रा मेथिल एसीटोन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें 32 नंबर की, तो 32 नंबर में आप देखोगे तो न्यूनतम अपनी ये इकाई है, 6 मेथिल लगे हुए बेटा, तो 6 मेथिल में कैसे लिख सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है, हेक्सा मेथिल लिख देंगे सिंपल, और पीछे क्या लगा देंगे, एसीटोन लगा देंगे। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे बात करें बेटा, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 मेथिल लगे हुए हैं इसके सापेक्ष। ऐसा भी तो हो सकता था 2 मेथिल यहाँ लग जाए और ये वाला मेथिल उठ के आ जाए, तो यहाँ पे 2 मेथिल एक तरफ नहीं लगे हुए हैं, यहाँ पर कैसा बेटा, एक तरफ झुकाव ज़्यादा आ रहा है, इसलिए अनसिमेट्रिकल वाली बात आएगी। तो ये कैसा बेटा, अनसिमेट्रिकल टेट्रामेथिल एसीटोन। और ऊपर वाले में भी एक चीज़ ये ऐड करो, यहाँ पर ये जो टेट्रामेथिल है बेटा, दोनों मेथिल दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहे हैं, हालांकि एक तरफ एथिल आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 मेथिल अपन लिख सकते थे। तो यहाँ पर ये भी केस कैसा है बेटा, अनसिमेट्रिकल वाला है, अनसिमेट्रिकल टेट्रामेथिल एसीटोन। आप 6 कार्बन ले लोगे, 5 मेथिल ले लोगे, 6 मेथिल ले लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 लोगे, 3 लोगे, 2 लोगे, उसमें फर्क पड़ेगा कि आजू बाजू आ रहे हैं या एक तरफ आ रहे हैं, कीटोन के केस में। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स बेटा मैंने आपको करा दिए, है ना। ये व्युत्पन्न नामकरण था, सिंपल सी बात है थी। ठीक है, तो अपन ने बेटा IUPAC नामकरण पूरा सीख लिया अच्छे से, अपन ने सामान्य नामकरण पूरा सीख लिया अच्छे से, अपन ने व्युत्पन्न नामकरण पूरा सीख लिया। मैंने अपनी तरफ से जितना देना था मैं आपको मैक्सिमम दे चुका हूँ। इसके बाद मेरे हिसाब से कोई सवाल बनता नहीं है, और अगर इन केस बन जाता है तो फिर उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है बेटा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी इसलिए नहीं है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एफर्ट भी डालना पड़ेगा, शीटें वीटें खुद से लगानी पड़ेगी, किसी मटेरियल लगाना पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिस करो, डाउट पूछो, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में लिखो, यही सब मैं आपसे बोल सकता हूँ। तो NCERT से पढ़ते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग जो चालू करने वाले हैं वो एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, आइसोमेरिज्म, जिसको हिंदी में समावयवता बोलते हैं। तो अपन समावयवता अगली क्लास में समावयवता चालू कर देंगे कैसे भी करके। बात समझ में आ रही है हमें? तो आप एक बार NCERT से रीडिंग लगा के बैठें समावयवता की, उसके बाद ही क्लास में बैठें, तभी जाके आपको समझ में आएगी आसानी से चीज़ें। बहुत आसान चैप्टर है, कुछ नहीं है। एक बार DU को जरूर रिवाइज कर लें, द्विबंध तुल्यांक को जरूर रिवाइज कर लें, वहाँ से बहुत सारी बातें मैं काम की ले लूँगा, ठीक है ना। तो द्विबंध तुल्यांक को जरूर रिवाइज करें समावयवता पढ़ने से पहले। थैंक यू, धन्यवाद।